Okay, so now we'll see question number 28. It says the president is both the head of state and the head of the government. Okay, the president is usually directly elected by the people. The president is accountable to the legislature. The president has fixed tenure independent of legislative support. तो क्या देखना है, how many of our statements are the how many of our statement represent the characteristics features of presidential form of government. Presidential form of government के बारे में पूछ रहा है ये. So the president is both, yes, he's both as a ceremonial head of state and a real executive, that is head of the government. Okay, the president is usually directly elected, yes, in presidential form of government is usually directly elected by the people or sometimes through the electoral college, but certainly not from the legislature. Legislature से नहीं ये होता है elect, और या फिर ऐसे कह लो कि ऐसा नहीं होता कि पहले legislative assembly में वो elect होगा through the people, फिर यहाँ पे ये लोग डिसाइड करेंगे कि कौन हमारा प्रेसिडेंट बनेगा. ऐसा नहीं होता. प्रेसिडेंट जो है वो कैंडिडेट पहले ही डिक्लेयर हो जाता है और पीपल दे यूज टू वोट फॉर दैट कैंडिडेट. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम इट, द थर्ड स्टेटमेंट सेज द प्रेसिडेंट इज अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर. नहीं, अकाउंटेबल नहीं है, बिकॉज इन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यू विल फाइंड द स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर. तो स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर है, उसकी जैसे क्या है कि जो प्रेसिडेंट है वो एज अ पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव है एंड ही इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेजिस्लेचर. तो लेजिस्लेचर से ये इंडिपेंडेंट है और ये अकाउंटेबल नहीं है लेजिस्लेचर को. ओके, एंड द लास्ट स्टेटमेंट सेज द प्रेसिडेंट हैज द फिक्स्ड टेन्योर इंडिपेंडेंट ऑफ लेजिस्लेटिव सपोर्ट. यस, बिकॉज हिज टेन्योर डज नॉट डिपेंड अपॉन द नो कॉन्फिडेंस वोट. नो कॉन्फिडेंस वोट इस पे, नो कॉन्फिडेंस वोट पे ये डिपेंड नहीं करता है. ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे रिगार्डिंग प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. सो statement 1 is correct, statement 2 is correct, statement 3 is not correct, statement 4 is correct. So therefore option C becomes a right answer. We'll see next question. Question number 29. It says, with reference to the parliamentary form of government, consider the following statement. The executive is collectively responsible to the legislature. Yes, this is the one of the core, or you can say the foundation of the parliamentary form of the government, where the executive is collectively responsible to the legislature. ठीक है. The head of the government is indirectly elected. So head of the government indirectly नहीं हो रहा है, डायरेक्टली भी नहीं हो रहा है. यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि अगर लेट से हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज पीएम, ओके, ही इज अ रियल एग्जीक्यूटिव, सो ही गेट्स डायरेक्टली इलेक्टेड एज अ एमपी, और इफ नॉट इलेक्टेड एज एन एमपी देन बन भी सकता है, लेकिन ओनली फॉर द 6 months. देयर आफ्टर ही हैज़ टू कंटेस्ट द इलेक्शन एंड बिकम द एमपी. नाउ इनडायरेक्टली इलेक्टेड का मतलब यहाँ पे ये है कि ही और शी गेट्स अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट लेटर ऑन. और वो कौन डिसाइड कर रहा है? लेजिस्लेचर डिसाइड कर रहा है, क्योंकि जहाँ पे जो एमपी आ गए सारे जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल हैं, जब ये यहाँ पे इलेक्ट होकर के आएंगे, या तो ये पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि जी हमारा एमपी को पीएम कौन, हम किसे बनाएंगे, और लेटर ऑन दे कम टू नो कि चलो ठीक है इसको हम बना देते हैं. जैसे इन 2000 आई थिंक 4, आई थिंक यस 2004 व्हेन यूपीए गॉट मेजॉरिटी, तो उस टाइम पे ऐसा बोला जा रहा था कि सोनिया गांधी को पीएम बनना चाहिए. ठीक है, बट सोनिया गांधी ने डिनाई कर दिया एंड मनमोहन सिंह वॉज चोजन to become a PM of this country or our country. But again, if you see कि कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ही है जो सारा प्रोसेस है ना, डायरेक्टली नहीं है. तो क्वेश्चन ये आपसे कहना चाह रहा है कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड, डायरेक्टली नहीं है. तो पीएम की बात हो रही है यहाँ पे. एंड थर्ड स्टेटमेंट सेज द हेड ऑफ द स्टेट एक्सरसाइजेज रियल एग्जीक्यूटिव पावर. हेड ऑफ द स्टेट नहीं करता रियल एग्जीक्यूटिव, ये करता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट, करता है रियल एग्जीक्यूटिव पावर. ओके, एंड एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट थ्रू नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाती है अगर वो नहीं सही से फंक्शन कर रहे हैं. तो इन दैट सेंस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज मोर समहाउ अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर कंपेयर टू प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में और क्या है कि लेट थोड़ा सा देख लेते हैं डिफरेंस यहाँ पे पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल. तो यहाँ पे ना स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर है. सेपरेशन ऑफ पावर क्लियरली डिफाइंड है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में. अमेरिका, लेट्स से अमेरिका, और यहाँ पे आ गया इंडिया. बट यहाँ पे इनकी अकाउंटेबिलिटी किसको कहाँ से फिक्स होती है? लेजिस्लेचर से. ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर देते हैं, एनसीएम. नाउ मोर ओवर इफ यू सी इन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट का जो
टेन्योर होता है वो फिक्स्ड होता है। तो इससे ना इस बात की टेंशन नहीं होती कि मेरी सरकार गिर जाएगी या मैं मुझे कोई रिमूव कर देगा, अनलेस अनटिल ही डज समथिंग वेरी ग्रेव इन नेचर। तो इसके लिए सिर्फ इसको क्या हो जाता है कि इम्पीचमेंट के थ्रू उसको हटाया जा सकता है, और उसके भी प्रोसेस काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं। सो इट इंश्योर्स द स्टेबिलिटी, गवर्नमेंट स्टेबिलिटी, पॉलिसी स्टेबिलिटी। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इस चीज़ को रिफ्लेक्ट करती है। वो इतना नहीं है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। ओके, सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में फर्स्ट इज करेक्ट एंड थर्ड इज नॉट करेक्ट एंड सेकेंड इज करेक्ट। देयरफॉर आंसर बी qualifies to become a right answer. Okay, question number 30, which one of the following correctly distinguish the Indian president from the US president? अभी हमने बात करी यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन को देख लेते हैं अभी क्या क्या ऑप्शन है। द इंडियन प्रेसिडेंट इज डायरेक्टली इलेक्टेड, इंडियन प्रेसिडेंट तो है ही नहीं ना डायरेक्टली इलेक्टेड, इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, ठीक है। वाइल द यूएस प्रेसिडेंट इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड, नहीं, ये तो गलत हो गया। द इंडियन प्रेसिडेंट अपॉइंट्स मिनिस्टर्स इंडिपेंडेंटली वाइल द यूएस प्रेसिडेंट डज सो ऑन द एडवाइस ऑफ द कांग्रेस। तो यहाँ तो एडवाइस ऑफ द पीएम लगता है इंडिया में, है ना। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को इज अपॉइंटेड बाय, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द पीएम, ठीक है। दिस ऑप्शन बिकम्स रॉन्ग। थर्ड ऑप्शन सेज इंडियन प्रेसिडेंट इज अ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, ठीक है, वाइल द यूएस प्रेसिडेंट इज द रियल एग्जीक्यूटिव। सी, इंडियन प्रेसिडेंट कौन होता है? हेड ऑफ द स्टेट। पीएम कौन होता है इंडिया में? हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो रियल एग्जीक्यूटिव कौन हुआ इंडिया में? पीएम हुआ, क्योंकि ये हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, डे टू डे एग्जीक्यूटिव एक्टिविटीज एंड ऑल। मोर ओवर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या यूएस में जो प्रेसिडेंट होता है वो हेड ऑफ द स्टेट भी होता है, हेड ऑफ द स्टेट भी होता है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होता है। हेड ऑफ द स्टेट सेरेमोनियल होता है, और ये हेड ऑफ द गवर्नमेंट जब ये फंक्शन कर रहा होता है रियल एग्जीक्यूटिव की तरह कर रहा होता है, ठीक है। सो स्टेटमेंट नंबर, सो ऑप्शन सी बिकम्स ट्रू ओवर हियर, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर है, सी। डी स्टेटमेंट था बोथ एक्सरसाइजेस इक्वल एग्जीक्यूटिव पावर इन देयर रिस्पेक्टिव सिस्टम। नहीं, इंडिया में जो एग्जीक्यूटिव एक्शंस आर टेकन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, बट ही इज़ नॉट द रियल एग्जीक्यूटिव इन इंडिया। इंडिया में याद रखना आपने कि प्रेसिडेंट जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस ली जाते हैं दैट इज टेकन अंडर द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होते हैं उसमें, वो साइन करता है उसमें, ठीक है। लेकिन जो रियल एग्जीक्यूटिव है, वो रियल एग्जीक्यूटिव कौन है? पीएम है, प्रेसिडेंट नहीं है इंडिया में। इंडिया की बात कर रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट अगर ये कह रहा है कि अगर बोथ एक्सरसाइजेस इक्वल एग्जीक्यूटिव पावर इन देयर रिस्पेक्टिव सिस्टम, तो वो तो गलत है ना, क्योंकि एग्जीक्यूटिव पावर तो है ही नहीं इंडिया के प्रेसिडेंट को। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। थ्री स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। इसका मतलब जो स्टेटमेंट 1 है इट मस्ट बी ट्रू। इट सेज द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मीन्स दैट इट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ लेजिस्लेचर, करेक्ट, स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 2 says the judges of the Supreme Court are appointed by the President and in consultation with the Chief Justice of Supreme Court. This statement is also correct because Article 124(2) subclause 2 में ये चीज़ दी हुई है, एंड कहीं ना कहीं इट इंश्योर्स द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को इंश्योर कर रहा है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम इट द स्टेटमेंट 3 says judges do not have to act on the direction of the government or according to the wishes of the ruling government. Yes, it also signifies the independence of the judiciary because अगर कंट्रोल में ही आ गए तो इंडिपेंडेंस किस बात की है ना। तो स्टेटमेंट 3 एंड स्टेटमेंट 2 explains statement number 1. So option A becomes the right answer. We'll see the explanation a bit. As per the article 124(2) of Indian Constitution, Supreme Court judges are appointed by the President in consultation with the Chief Justice of India and other senior judges of the Supreme Court for which is known as the collegium consultation। कि पहले इनसे तो करता ही है, और ये आपस में भी एक कोलिजियम बना करके, उसमें बहुत कंट्रोवर्सी आपने इसकी सुनी होगी, न्यूज़ में हमेशा रहता है ये। So the combination of judicial consultation, collective decision and security of tenure ensure that the judiciary remains independent from executive and legislature, allowing judges to act according to law and conscience, not government wishes, ठीक है। Moreover, statement 3 के regarding जो explanation है, it says the article 124 subclause 2, 124 subclause 4, 125, 127 ensures that judges are secure in office, independent in salaries, and independent in salary मतलब
इस पे वोटिंग नहीं होती। जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, इस पे वोट नहीं करते बजट में, ठीक है। इस पे वोट नहीं होती। एक बार जो सैलरी यहाँ पे इनकी फिक्स हो गई, पार्लियामेंट ने एक्ट पास कर दिया, उसमें जो भी उनकी सैलरी बढ़ानी थी बढ़ा दी, अब वही होगा। इस पे वोटिंग नहीं होगी, तो ये डायरेक्टली ड्रॉ हो जाएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे समझनी है। So they do not depend on the, so that they can decide the cases based solely on the law and the constitution, not on the government wishes. तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो एक्सप्लेन करते हैं स्टेटमेंट नंबर 1 को। विल सी द क्वेश्चन नंबर 32। इट सेज कि विच ऑफ द अवर स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया। तो पहला स्टेटमेंट है, इट अलाउज द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव एक्शंस। यस, इट इज़ नेसेसरी बिकॉज इंडिया में जो चेक्स एंड बैलेंस है उसके अंडर जुडिशियल रिव्यू इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, द पावर गिवन टू द जुडिशरी। इट ensures that whatever the legislative and the executives are taken qualifies to be within द फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर वो नहीं होगा तो वो या तो आर्बिट्ररी हो जाएगा। जो बेसिक राइट्स हैं, जो हमारे ऐसे कह लो कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वो इससे इंश्योर हो जाता है कि वो मेंटेन रह रहा है थ्रू आउट द पीरियड, इवन इफ द गवर्नमेंट वाइल फंक्शनिंग और एक्टिंग और पासिंग एनी लॉज। ओके, तो मोर ओवर जो डेमोक्रेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी इससे इंश्योर करती है जुडिशरी की वो इंटैक्ट है, ठीक है। इट एक्सप्लिसिटली मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं ना आपको एक्सप्लिसिटली मेंशन, तो या तो इसकी एक लिस्ट बना लो कि भाई क्या क्या चीज़ें एक्सप्लिसिटली मेंशन है। जैसे मैंने आपसे पूछा था वर्ड कैबिनेट मेंशन है कि नहीं है, और मेंशन है तो कहाँ मेंशन है। सिमिलरली एक वर्ड और आता है कि डिफाइंड, कि वेदर इट इज़ डिफाइंड और नॉट। फॉर एग्जाम्पल द वर्ड माइनॉरिटी, ये डिफाइंड है कि नहीं है या मेंशन है कि नहीं है। तो ये चीज़ें ना कंफ्यूज करती है बहुत ज़्यादा एग्जाम में। तो आपने क्या करना है, इसकी एक लिस्ट बना लेनी है। लिस्ट बना लो, इजी रह जाता है एक बार, ठीक है। तो जुडिशियल रिव्यू वर्ड एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है संविधान में, तो स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। तो देयरफॉर ऑप्शन ए बिकम्स अ राइट आंसर, क्योंकि इट सेज कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स बोथ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट टू रिव्यू लॉज एंड एक्शंस फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी। मोर ओवर इफ यू सी इंडिया में ड्यूरिंग केशवानंदा भारती केस, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में ये चीज़ बोली है, जुडिशियल रिव्यू इज़ वन ऑफ द बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये बेसिक फीचर है, तो बेसिक फीचर है ये, तो इसको तो आप नहीं हटा सकते इवन थ्रू द अमेंडमेंट। नाउ स्टेटमेंट 2 सेज द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एक्सप्लिसिटली यूज द टर्म जुडिशियल रिव्यू, वाई बिकॉज इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द आर्टिकल 13, 32, 136, 226। उसमें ये चीज़ नहीं लिखी हुई है, लेकिन जो चीज़ें लिखी हुई हैं इन आर्टिकल्स में, दैट सिग्निफाइज the power of judiciary in terms of judicial review. Okay. Moving on to question number 33. It says, consider the following. Rights are necessary for very sustenance of a democracy. Very true statement. Why it is true? Because अगर rights नहीं होंगे और rights हैं तो वो डेमोक्रेसी को कैसे फंक्शन करने में हेल्प करता है। पहले तो इट मेक्स सिटीजन और इट एम्पावर सिटीजन्स टू मेक गवर्नमेंट अकाउंटेबल, ठीक है। उसके बाद में कहीं ना कहीं इट प्रोटेक्ट्स माइनॉरिटी फ्रॉम द मेजॉरिटी। सो क्वेश्चन नंबर 33 सेज कंसिडर द फॉलोइंग, rights are necessary for a very sustenance of a democracy. Okay, so this statement is very very true because rights are crucial for the democracy survival because it empowers citizens। पहले तो कैसे, how through the freedoms of different freedoms, even in the part 3 of the constitution provides the freedom fundamental rights in the form of fundamental rights। it protects the minority from majority oppression, minority को majority के oppression से भी protect करता है। apart from it it's provide the checks upon the government। जो गवर्नमेंट के पावर है उस पर ये चेक एक तरीके से ये इम्प्लीमेंट करता है। हाउ? बिकॉज इट लिमिट्स द गवर्नमेंट, ठीक है। तो राइट्स कहीं ना कहीं ये सारे फंक्शंस करता है। मोर ओवर क्या करता है, जो डिग्निटी एंड इक्वालिटी है उसको ये अपहोल्ड करता है। इट ऑल्सो सर्व्स एज अ गारंटी, है ना, टू सिटीजन टू इन्वोक व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग। सो बेसिकली यू कैन से कि कहीं ना कहीं ये रूल ऑफ लॉ को अपहोल्डिंग करवाने का काम करता है राइट्स, ठीक है। सो वी कैन से दैट द राइट्स आर नॉट जस्ट फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी बट दे आर लाइक समथिंग
we can call it the oxygen that allows a democratic system to breathe, function and sustain itself. ठीक है, तो ये एक जो चीज़ थी ये आपने समझनी थी यहाँ पे. So it helps to make sure that government is accountable to citizens, and also it facilitate the participation ये इंश्योर करता है किसमें, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में. ठीक है. सो स्टेटमेंट 2 says the rights are reasonable claim of person recognized by society and sanctioned by law. डेफिनेटली अगर राइट्स रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी एंड लॉ के थ्रू सैंक्शन नहीं होगा तो इट विल बी मेयरली एज कंसिडर्ड एज अ नेचुरल और मॉरल लॉ. तो इसको हम या तो नेचुरल या तो मॉरल लॉ बोलेंगे. अगर राइट्स लॉ के थ्रू इम्प्लीमेंट हो गया तो फिर वो प्रॉपरली इन कैन बी इन्फोर्सेबल. ठीक है. तो ये सारी बेसिक बातें हैं जो एनसीईआरटी में दी हुई हैं. देयरफॉर बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. हेंस ऑप्शन 1, ऑप्शन ए बिकम्स अ राइट आंसर. आप देख सकते हो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में कि व्हेन सोसाइटी या सोशली रिकॉग्नाइज्ड क्लेम्स आर रिटन इनटू लॉ दे एक्वायर रियल फोर्स, otherwise they remain merely as a natural or the moral rights. When the rights are legal and social entitlements, they enable citizens to participate in the democratic governance, ensuring democracy's sustenance. It is also to be noted here that when a law recognizes some claims, they become enforceable. We can then demand their application, and when fellow citizens of the or the government do not respect these rights, we call it violation or infringement of our rights. ठीक है. In such circumstances citizens can approach court to protect. किसमें, अगर आपके fundamental rights violate कर रहे हैं तो you can directly move to Supreme Court under Article 32. Moreover you can also go to High Court under Article 226, और जहाँ से कोर्ट जो है वो writs इशू करती है. ठीक है. We'll move on to next question. Question number 34. It says with reference to the Indian Constitution, ठीक है, संविधान के बारे में पूछ रही है. In which of the following government is prohibited to discriminate? Discrimination on the basis of religion, race, caste, sex or place of birth, restricting access to public places like shops, restaurants, hotel, cinema halls, limiting the use of public amenities like well, tanks, bathing, ghats, road and playground. These all three statements are correct because if you read Article 14, 15, 16 and 17, तो ये सारी चीज़ों को जस्टिफाई करता है. राइट. देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर. आर्टिकल 14, 15, 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन. 16 में थोड़े कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो एक बार आपको देखने पड़ेंगे क्या क्या एक्सेप्शंस है. क्वेश्चन नंबर 35. With reference to the Constitution of India, consider the following. Citizens have the freedom to hold meetings, procession, rallies and demonstration on any issue in any form. देखो इन एनी फॉर्म तो एक्सट्रीम हो गया. ठीक है. वी नो दैट आर्टिकल 19(1) फ्रीडम ऑफ स्पीच, आर्टिकल 19(2), ठीक है, एसोसिएशन वाला जो है वहाँ पे आप फॉर्म तो कर सकते हो मीटिंग्स वगैरह, बट द प्रॉब्लम है कि इन एनी फॉर्म नहीं कर सकते. अगर कोई चीज़ वायलेंट है, वायलेंट इन फॉर्म, तो वो जस्टिफाई नहीं करता उस फ्रीडम को, क्योंकि रेस्ट्रिक्शंस तो है ना फ्रीडम पे कहीं ना कहीं. ठीक है. तो एनी फॉर्म नहीं हो सकता यहाँ पे. स्टेटमेंट 1 जो है वो गलत है. नो पर्सन कैन बी डिप्राइव ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ. यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. वाई सो? बिकॉज ये कहीं ना कहीं आर्टिकल 21 की बात कर रहा है. तो आर्टिकल 21 में क्या है? आर्टिकल 21 इज अ फंडामेंटल राइट्स अंडर पार्ट 3 of the constitution and it applies to all. It says that not just the citizen but जो foreigners भी हैं, they have a right to live with the dignity or dignified and जो other aspects of life हैं. let's say कि you can say, यहाँ समझाता हूँ मैं आपको थोड़ा सा. सी, मान लो कोई इंसान रह रहा है, ठीक है, और आप उस पर कुछ ऐसे रूल्स लगा रहे हो लेकिन आर्बिट्री नेचर है. स्टेट ने जो कुछ ऐसे लॉ जो पास नहीं किए हैं जो आर्बिट्री नेचर है, ठीक है, और वो उसके जो लाइफ है और जो लिबर्टी है सिटीजन की, वो उससे डिप्राइव हो रहा है, तो वो हम नहीं बोल सकते हैं कि जस्टिफाइड है इन एनी सेंस, है ना. तो जस्टिफाइड ही नहीं होगा. इसलिए यहाँ पे ये चीज़ लिखी गई है कि नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड, आर्टिकल 21 में, हिज लाइफ और लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ. अब सरकार ने एक लॉ बनाया, अगर वो आर्बिट्ररी होगा पहला, या फिर वो अनजस्टिफाइड होगा दूसरा, या फिर वो कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स को एब्रोगेट कर रहा होगा, तो जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पे आप जा सकते हो डायरेक्ट, या वो भी स्यू मोटो लेकर के इनको क्या कर सकती है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है. तो सम हाउ
अगर आप लॉ के अगेंस्ट बिना लॉ के कुछ कर रहे हो तो वो तो कॉन्स्टिट्यूशनली वैसे ही वैलिड नहीं है. इवन इफ यू आर कमिंग विथ अ लॉ विच इज नॉट जस्ट or arbitrary in nature, that cannot also deprive any person from his life or personal liberty because that will become unconstitutional. Okay, supreme court उसको unconstitutional declare कर देगी. Okay, so this somehow this article also provides a limitation on the action of the government. तो अभी क्या हो गया इसका आंसर? आंसर हो गया बी, टू ओनली. पहला सही नहीं है. पहला में एक्सप्लेनेशन ये दिया हुआ है कि देर आर सम रिजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लाइक पब्लिक ऑर्डर, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, डिसेंसी और मोरालिटी एंड द कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट. ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपने कहीं पे मीटिंग लगाई अंडर आर्टिकल 19(1)(b) एंड अंडर आर्टिकल 19(1)(c) और आप बोले जी हमारा तो फंडामेंटल राइट सही है, तो हम तो कहीं पे भी कुछ भी हम एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं, फ्रीडम ऑफ असेंबली है, कहीं भी खड़े हो सकते हैं. लेकिन इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए अगर आप वहाँ पे पब्लिक ऑर्डर खराब कर रहे हो, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट कहीं ना कहीं देर इज़ अ थ्रेट एंड यू आर नॉट फॉलोइंग डिसेंसी, मोरालिटी के अगेंस्ट है, या फिर यू आर सेइंग समथिंग विच इज़ टंटामाउंट टू कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट, तो वो आपके राइट्स को कर्टेल करता है, फंडामेंटल राइट्स को कहीं ना कहीं. वो ये जो चीज़ अगर आप इन चीज़ों के अंदर में कर रहे हो तो आप नहीं कर सकते. ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 2 की हमने बात कर ली है. मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 36. इट सेज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डायरेक्टली प्रोहिबिट्स विच ऑफ द फॉलोइंग. ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग करता है जी, फोर्स लेवल है, बेगर इन एनी फॉर्म नहीं है, चाइल्ड लेबर है. तो 1, 2, 4, 1, 2, 4 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. Trafficking prohibited under Article 23. Forced labor is also prohibited under Article 23. Apart from it, begging in any form is not directly prohibited by the Constitution, whereas it is regulated by the law in some states, but not the constitutional prohibition. Child labor है, again Article 24, below 24, 14 year of age, children cannot be, ठीक है, engaged in the factory mines and the hazardous occupation. Move on to question number 37. It says, consider the following statements. The secular state is one that does not establish any one religion as official religion. बिल्कुल सही बात है. वो सेकुलर तो तभी होगा ना कि जब वो कोई भी एक स्टेट उसका ऑफिशियल रिलीजन नहीं है. अगर ऑफिशियल रिलीजन हो गया तो सेकुलर कैसे होगा? सेकुलर तो हो ही नहीं सकता. ठीक है. नाउ स्टेटमेंट नंबर 2. स्टेटमेंट 2 सेज इंडियन सेकुलरिज्म प्रैक्टिस एन एटीट्यूड ऑफ प्रिंसिपल्ड एंड इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑल रिलीजन. ठीक है. तो एक जो चीज़ समझनी है ना, वो यहाँ पे ये समझनी है, प्रिंसिपल एंड इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑल रिलीजन. इसको हम पॉजिटिव सेकुलरिज्म भी बोलते हैं. इसका मतलब ये होता है ट्रीटिंग ऑल रिलीजन विथ इक्वल रिस्पेक्ट रेदर देन स्ट्रिक्ट सेपरेशन. तो सबको एक समान भाव से देखना है, ना कि कोई वहाँ पे हमें स्ट्रिक्ट सेपरेशन रखना है. मोर ओवर इट अलाउज द स्टेट टू सपोर्ट फॉर द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एंड इंटरवेंशन फॉर इक्वालिटी. तो स्टेट जो है वो इंटरवीन भी कर सकता है इसमें, पॉजिटिव सेकुलरिज्म में. क्यों? टू सपोर्ट एनी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन लाइक फंडिंग माइनॉरिटी स्कूल्स एक एग्जाम्पल है. और वो इंटरवीन भी इसीलिए कर सकता है टू इंश्योर द इक्वालिटी, जैसे कि बैनिंग सती, चाइल्ड मैरिज. अगर मान लो कि कोई रिलीजन इसे रिलीजियस सैंक्शन भी दे रहा है कि भाई हम तो सती करेंगे, हमारे टेक्स्ट में लिखा है, या कुछ ऐसी बात है कि हमने बोल दिया, कोई पंडित आया उसने बोला कि जी अब आज से हमने धर्म में लिख दिया अपने कि सती होगी, यहाँ पे चाइल्ड मैरिज अलाउ कर दिया उन्होंने. तो अगर स्टेट ने इंटरफेयर किया और आप सुप्रीम कोर्ट चले गए, ठीक है, और वहाँ पे आपने बोला कि ये जो हमारे तो राइट्स थे, ये तो हम तो कुछ भी कर सकते हैं, स्टेट तो इंटरफेयर कर रही है, तो नहीं. अंडर पॉजिटिव सेक्युलरिज्म जो हमारे इंडिया में हम फॉलो करते हैं उसमें स्टेट कैन इंटरवीन फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पसेस की, ताकि इक्वालिटी और उसको सपोर्ट कर पाए. ठीक है. नाउ थर्ड स्टेटमेंट सेज एवरी रिलीजियस ग्रुप्स और सेक्ट इज फ्री टू मैनेज इट्स रिलीजन अफेयर्स. यस, दे आर फ्री टू मैनेज इट्स रिलीजियस अफेयर्स, लेकिन गवर्नमेंट इंटरवीन कर सकती है इन केस अगर उसे लगेगा कि यार कुछ चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं. ठीक है. अ सेकुलर स्टेट इज वन दैट डज नॉट कन्फर एनी प्रिविलेज और फेवर ऑन एनी पर्टिकुलर रिलीजन. ठीक है. तो ये फेवरेटिज्म वाला जो वर्ड है ना, वो यहाँ पे इस तरीके से समझाने की कोशिश किया जा रहा है कि अगर फेवर कर देगा तो कहीं ना कहीं वो जो इक्वालिटी वाली बात हमने करी अभी, वो इसको नगेट कर देगा. तो जो प्रिंसिपल एंड इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑल रिलीजन है वो इसको नगेट करेगा. फेवर नहीं है, फेवर तो नहीं है, सपोर्ट है टू इंश्योर द इक्वालिटी, फेवर नहीं है. ठीक है. तो स्टेटमेंट 4 तो गलत है. स्टेटमेंट 4 इज रॉन्ग. एवरी रिलीजियस ग्रुप, ये ठीक है, ये ठीक है एंड ये ठीक है.
So statement 1, 2, 3 are correct. Okay, one more statement is there. Fifth statement says the government cannot compel any person to pay any taxes for the promotion or maintenance of any particular religion or religious institution. अगर पहली बात तो ऑफिशियल है नहीं, प्रिंसिपली डिस्टेंस्ड है, इक्वल रिस्पेक्ट है, तो उस कंडीशन में गवर्नमेंट क्यों कंपेल करेगी किसी को? तो ये स्टेटमेंट ही सही है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है, ठीक है। सो आंसर डी, ऑल 5। हाँ सॉरी, स्टेटमेंट 4 क्या था एक बार देखते हैं। गलत है इन द सेंस की प्रिविलेज नहीं कर सकती, है ना। अगर ये डज नॉट कन्फर एनी प्रिविलेज तो ये सही हो गया ना। अगर ये आता कि सेकुलर स्टेट इज वन दैट कन्फर्म प्रिविलेज और फेवर इन दैट पर्टिकुलर रिलीजन तो गलत था, और डज नॉट है तो गलत नहीं है, तो ये भी सही है। दैट सेंस ऑप्शन डी बिकम्स अ राइट आंसर। ये एक्सप्लेनेशन है, इसे आप एक बार पढ़ सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन्होंने बोला है कि फ्रीडम टू प्रैक्टिस रिलीजन डज नॉट मीन दैट अ पर्सन कैन डू वॉट एवर ही वॉन्ट्स इन द नेम ऑफ रिलीजन। फॉर एग्जाम्पल वन कैन नॉट सेक्रीफाइस एनिमल और ह्यूमन बींग एज ऑफरिंग टू सुपर नेचुरल फोर्सेज और गॉड्स। अब ये नहीं कह सकते कि भाई कि ये हमारे, मैं जो है वो तो अपना रिलीजन प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट चाहे तो ये जो सेक्रीफाइसेस ऑफ एनिमल्स होती हैं उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकती है, हाउएवर इंटरवीन नहीं करती। जैसे कि गोट या हम कहीं कहीं आप देखोगे और भी कैटल्स की सेक्रीफाइसेस होते हैं, तो जनरली गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं कर रही। बट अगर यही इसके जो फ्रिक्वेंसी है बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और मास लेवल पे होने लग जाएगा ये, तो गवर्नमेंट को एक टाइम पे इंटरवीन करना ही पड़ जाएगा, ठीक है। सो रिलीजियस प्रैक्टिसेस विच ट्रीट वुमेन एज इन्फीरियर टू दोज दैट इन्फ्रिंजेस वुमेन्स फंडामेंटल राइट्स आर नॉट अलाउड समटाइम्स। फॉर एग्जाम्पल वन कैन नॉट फोर्स अ विडो टू शेव हेड और वियर वाइट क्लोथ्स। ये सब नहीं किया जा सकता है अंडर द नेम ऑफ द रिलीजन। So you can understand very much कि a secular state is one that does not confirm any privilege or the favor on any particular religion, ठीक है, nor does it punish or discriminate against people on the basis of religion they follow. We'll move on to question number 38. It says, with reference to the Constitution of India, consider the following statements. Any section of citizen with a distinct language or culture have right to conserve it. This statement is correct. All minorities, again वही वाली बात है कि minority word जो है क्या उसकी डेफिनेशन है, नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। बट ऑल माइनॉरिटीज हैव अ राइट टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, देयरफॉर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्पेसिफाइज द फॉलोइंग कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। इट सेज एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन विद अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, कोई भी हो सकता है, नॉट ओनली माइनॉरिटीज, कोई भी, एनीबॉडी, एनी सेक्शन or a culture have a right to conserve it. Admission to any educational institution maintained by government or receiving government aid cannot be denied to any citizen on the ground of religion or language. ये स्टेटमेंट जो है, ये लाइन आपने याद करनी है, सब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है, कॉन्स्टिट्यूशन की लाइन है ये सब। All minorities have the right to establish and administer educational institution of their choice. Here minority does not mean only religious minority at the national level, that can be the language minority also, है ना, लैंग्वेज भी है यहाँ पे इंक्लूडेड। इनके आर्टिकल्स कौन कौन से हैं एक बार आप बताओ। ये जो यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं इनके क्या क्या आर्टिकल्स हैं, ठीक है, इनके बारे में बताओ एक बार क्या क्या आर्टिकल्स हैं। इन सम प्लेसेस पीपल स्पीक पर्टिकुलर लैंग्वेज आर इन मेजॉरिटी, पीपल स्पीकिंग अ डिफरेंट लैंग्वेज आर इन मिनॉरिटी। फॉर एग्जाम्पल तेलुगु स्पीकिंग पीपल फ्रॉम द मेजॉरिटी इन आंध्र प्रदेश बट दे आर अ माइनॉरिटी इन नेबरिंग स्टेट ऑफ कर्नाटका। जैसे सिख भी हैं, वो भी मेजॉरिटी पंजाब में, बट दे आर माइनॉरिटी इन राजस्थान, हरियाणा एंड दिल्ली, ठीक है। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 39 विथ रेफरेंस टू द फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया। फंडामेंटल राइट्स किस में आते हैं? पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। वॉट एवर द राइट्स और वॉट एवर द आर्टिकल्स आर अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दे आर फंडामेंटल इन नेचर। वाई दे आर फंडामेंटल इन नेचर? बिकॉज दैट कैन नॉट बी एब्रोगेटेड बाई द पार्लियामेंट इटसेल्फ अंडर आर्टिकल 368। अमेंडमेंट के थ्रू भी नहीं उसे एब्रोगेट किया जा सकता है। So they are enforceable against the legislature, executive and any authority established by the government, yes, because they act as a limitation का काम करते हैं, restriction का काम करते हैं upon the action of the legislature, executive and any authority established by the government। government के ऊपर ही limiting power लगाते हैं ये। they cannot be enforced against the private individual or bodies under any circumstances। देखो वैसे तो ये लग ही रहा है कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, तो ये तो गलत है। द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट कैन इशू रिट्स फॉर enforcement ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो ये जो स्टेटमेंट है 3 वाला वो करेक्ट है, तो ओनली 2 ऑप्शन हो गया, 3 सही हो गया, 1 सही हो गया। इट इज़ रिटन हियर एनी अथॉरिटी स्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट अंडर आर्टिकल 12 में आता है, और जो भी है वो लॉ के डेफिनेशन में आता है। अगर वो वहाँ पे कुछ भी कर रहे हैं तो वो गवर्नमेंट का पार्ट है, ठीक है।
Most fundamental rights apply only against the state, but there are exceptions, like right to equality, article 14, 18, and in some cases be applied to the private bodies performing public functions. Okay, therefore fundamental rights are not absolutely inapplicable to the private bodies in certain situations. ये या ध्यान में रखने वाली बात है. स्टेटमेंट 3 वेरी डायरेक्ट अंडर 32 आर्टिकल एंड आर्टिकल 226 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है ना, क्या इंश्योर करते हैं कि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में अगर कोई ऐसी बात हो, अगेंस्ट है कुछ भी, तो उसमें वो रिट्स इशू कर देते हैं. दे इंश्योर द जुडिशियल इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स थ्रू द रिट्स. मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 40. इट्स अबाउट द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन इंडिया. इट अलाउज, पहला जो ऑप्शन है वो कह रहा है कि ओनली द डायरेक्टली अफेक्टेड पर्सन, डायरेक्टली ओनली, to file a case for the violation of fundamental rights. Earlier it was there, but now the court says anybody can come, कोई भी ए पर्सन आकर के PIL फाइल कर सकता है अगर वो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में है. ठीक है, अगर वो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में है तो एनीबडी कैन गो टू कोर्ट एंड सीक फॉर दी रेमेडी. तो ये ओनली द डायरेक्टली अफेक्टेड पर्सन तो नहीं हो सकता. मान लो कि कोई सेक्शन है, कुछ लोग हैं जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं, उनके पास में उतने पैसे नहीं है, दे आर नॉट एजुकेटेड, है ना, और उनकी समझ नहीं है, लॉ की समझ नहीं है कैसे जाना है, या बहुत ही फार फ्लंग एरियाज़ में है, लेट्स से ट्राइबल्स पीपल, और उनके साथ में कुछ गलत हो रहा है, तो जो एक्टिविस्ट हैं दे यूजुअली फाइल PIL इन कोर्ट. ठीक है, फॉर द जस्टिस. विल सी द क्वेश्चन ऑप्शन बी. एनी सिटीजन और अ ग्रुप ऑफ सिटीजन टू अप्रोच दी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट. ऑप्शन सी सेज द सिटीजन्स टू अप्रोच ओनली द सुप्रीम कोर्ट नॉट हाई कोर्ट. देखो कहीं पे भी जा सकते हैं. हमने देखा कि रिट इशू कौन कौन करते हैं, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट. ठीक है, यहाँ पे आप डायरेक्टली जा सकते हो और इसको एंटरटेन ही करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को. ठीक है, हाउएवर हाई कोर्ट भी जा सकते हो, बट हाई कोर्ट डिनाई कर सकता है इन सर्टन केसेस. वो कह सकता है कि ये आप इस केस में सुप्रीम कोर्ट के पास जाओ. ठीक है, तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि एंड फाइलिंग ऑफ PIL ओनली इन क्रिमिनल मैटर्स तो नहीं हो सकता भाई. ज़रूरी थोड़ी है कि वो क्रिमिनल नेचर का ही हो, सिविल नेचर का भी तो हो सकता है ना. ठीक है, सो एनी पर्सन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. एनी पर्सन और अ ग्रुप ऑफ द सिटीजन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट. ये हमने डिस्कस कर लिया, तो ये एक्सप्लेनेशन है. आंसर इज बी. विल सी क्वेश्चन नंबर 41. इट सेज द सेपरेशन ऑफ पावर इज ऑल्सो कॉल्ड हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर. अच्छा, द पावर इज डिवाइडेड अमंग द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. थर्ड स्टेटमेंट says legislature, executive, judiciary exercises unlimited power. Extreme statement. Within its domain, legislature, executive and judiciary acts as a checks on the power of other organ. तो सबसे इजी वाला उठाएंगे, ये सही है. लेजिस्लेचर ये तो करती है इंडिया में, तो हमें पता है कि ये जो है चेक्स एंड बैलेंसेस वाला कहीं ना कहीं एक हमने बना के रखा हुआ है. ठीक है, ये एक दूसरे पे, जैसे जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर. एग्जीक्यूटिव इज अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर. कैसे? क्योंकि ये इनको चेक करती है, अगर ये कुछ ऐसे एक्ट कर रहे हैं तो वो यहाँ पे इनको कंटेन करती है. मोर ओवर दे कैन पास नो कॉन्फिडेंस मोशन. ओके, अपार्ट फ्रॉम इट जो जुडिशरी है वो देखती है कि लॉज आर इन कंसिस्टेंस विद दी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और नॉट. तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है उसको जो इनके लॉज पास करती है लेजिस्लेचर, उससे चेक करती है जुडिशरी. मोर ओवर जो जुडिशरी है दैट कैन नॉट इंटरफेयर इनटू द लॉ मेकिंग प्रोसेस. तो लॉ कैसे बनना है वो तो कौन डिसाइड करेगा? लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा. अपार्ट फ्रॉम इट कि अगर जुडिशरी अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन जा रही है तो इनको ये रिमूव भी कर सकते हैं. ठीक है, if there is a misconduct तो पार्लियामेंट कैन वोट टू रिमूव द जजेस. तो इस तरीके से दे इंश्योर इट चेक्स एंड बैलेंसेस. नाउ क्वेश्चन नंबर 41 का जो विल सी थर्ड स्टेटमेंट. इट सेज ऑल दीज थ्री ऑर्गन्स इन देयर ओन स्फेयर दे एक्सरसाइजेस अनलिमिटेड पावर. अनलिमिटेड पावर तो हो ही नहीं सकता ना. आर्टिकल एग्जाम्पल बात करें 368, अमेंडिंग पावर दिया गया है किसको? पार्लियामेंट को. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ बोली कि इवन दिस पावर इज़ नॉट अनलिमिटेड, इट इज़ लिमिटेड. यू कैन नॉट चेंज एनीथिंग. ऐसा नहीं कि आंख बंद करके आपने बेसिक स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया. तो अनलिमिटेड पावर नहीं है, लिमिटेड पावर है. अपार्ट फ्रॉम इट स्टेटमेंट नंबर 2 से, तो ये स्टेटमेंट 3 गलत हो गया, स्टेटमेंट 4 जो है वो सही हो गया. पावर इज डिवाइडेड अमंग द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी. सो मैं बात कर रहे हैं अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ द सेपरेशन ऑफ पावर इन इंडिया. ठीक है, तो स्टेटमेंट नंबर 2 इज करेक्ट.
Separation of power is also called horizontal distribution of power. This is also correct. So statement 1, 2 and 4 qualifies to become a right answer. Therefore option C is correct. Now question number 42. It says in case of the conflict between the union and the state, laws on concurrent list subject, which law prevails? आंख बंद करके यूनियन देखो, कोर तो यूनियन ही है इंडिया का, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका अगर कोर है ना वो यूनियन है, वो बात अलग है कि फेडरल इन नेचर है। बट जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाए या फिर पावर एक्सरसाइज करने, एब्सोल्यूट पावर एक्सरसाइज करने वाली बात आती है, तो वहाँ पे यूनियन ही आगे आ जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। आई विल सी क्वेश्चन नंबर 43. It says with reference to 73rd and 74th constitutional amendment, consider the following statement. Regular election to local government bodies are कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बिकॉज इसके अंडर में इन्होंने ये फिक्स कर दिया था कि भाई कि रेगुलर इलेक्शंस होनी चाहिए। एटलीस्ट 1/3 ऑफ द पोजीशन ऑफ लोकल बॉडीज आर रिजर्व फॉर वीमेन। 1/3 है, फैक्ट है, ये आपने याद करनी है। द स्टेट इलेक्शन कमीशन इज एम्पावर्ड टू कंडक्ट इलेक्शंस टू लोकल बॉडीज इन इंडिया। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि सेम एक्ट के अंदर में स्टेट कमीशन ऑफ इंडिया, सॉरी स्टेट कमिश्नर, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड to look after the election to the local bodies in India. Apart from it, इलेक्शन कमीशन जो ऑफ इंडिया है वो किस किस के इलेक्शन करवाता है, एक बार बताओ आप। ठीक है, so ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ऑल थ्री आर करेक्ट। 73rd आर्टिकल दिए हुए हैं, एंड अगेन आर्टिकल इज गिवन। स्टेट इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 243K एंड 243ZA। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 44 देख रहे हैं। ऑल पंचायत समितिज और मंडलाज इन द डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द जिला डिस्ट्रिक्ट परिषद। जिला या डिस्ट्रिक्ट परिषद, ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट सेज द जिला परिषद चेयरमैन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द जिला परिषद। यस, तो जिला परिषद का जो चेयरमैन होता है वो पॉलिटिकल हेड ही कंसिडर किया जाता है ऑफ द जिला परिषद। बोथ म्यूनिसिपैलिटीज एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आर कंट्रोल्ड बाय इलेक्टेड बॉडीज कंसिस्टिंग ऑफ पर्सन्स रिप्रेजेंटेटिव। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। Municipal chairman is the political head of the municipality. This is also correct. Therefore, all statements are correct. Option D is the correct answer. Explanation है, a few gram panchayats from a panchayat samiti block and all panchayat samitis in the district together constitute the Jila Parishad. So all panchayat samiti is a part of the Jila Parishad. Jila Parishad chairman is the political head of the Jila Parishad. This is also correct. Both municipality they controlled by the electoral council. मतलब सेम है ये स्टेटमेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ोगे तो उसमें सेम के सेम ये चीज़ें स्टेटमेंट वहाँ पे दी हुई हैं। विल सी क्वेश्चन नंबर 45. इट सेज द फंडामेंटल राइट्स एम्पावर सिटीजन ऑफ इंडिया टू अप्रोच सुप्रीम कोर्ट। 32 ही है सीधा, इसमें क्या पढ़ना है। टू इन्फोर्स देयर फंडामेंटल राइट्स, तो इसको क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। इट इज़ नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी अंडर आर्टिकल 32 guarantees the right to constitutional remedies allowing citizens to move the supreme court order. हाई कोर्ट नहीं है यहाँ पे, हाई कोर्ट नहीं है। आर्टिकल 32 if their fundamental rights are violated. Move on to question number 46. It says consider the following statement about the National Human Rights Commission. It is a statutory body. Yes, it was constitution under the act. The commission is appointed by the president. This is also correct. It is independent of the government. This is also correct. NHRC is empowered to punish the guilty. No, they don't have such power. So only three statements are correct, 1, 2, 3. Therefore option C is the correct answer. यहाँ देख लेते हैं. There was a commission set up under the law in 1993. Like the Judiciary Commission is independent of the government. So that क्योंकि आप ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हो ना, तो ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो मान लो एक ऐसी बॉडी है जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगी, तो वो कहीं ना कहीं एक बाइसनेस दिखेगा उसके डिसीजन में, ना भी हो तो भी बाहर से दिखेगा कि यार ये तो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, तो गवर्नमेंट जो बोलेगी तो वही करेगा। तो इसको इंडिपेंडेंट बनाना बहुत ज़रूरी है टू मेक एंश्योर दैट जस्टिस इज डिलीवर्ड। ठीक है, वो दिखाना भी होता है कि जस्टिस हुआ है सही तरीके से। अपार्ट फ्रॉम इट, इट सेज द कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द कमीशन का जो हेड होता है, जो चेयरमैन होता है, इट इंक्लूड द रिटायर्ड जजेस, ऑफिसर्स एंड एमिनेंट सिटीजन्स। हाउएवर इट डज नॉट हैव दैट बर्डन ऑफ डिसाइडिंग द कोर्ट केसेस। यहाँ पे नहीं बर्डन होता, so it can focus on the victim securing their human rights, and it includes all the rights guaranteed to the citizens by the constitution.
It also includes the rights mentioned in the UN sponsored international treaties that India has signed. बट ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इट कैन नॉट बाई इट सेल्फ पनिश द गिल्टी, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कोर्ट, ठीक है. So it also inquires into the any case abatement of such violation or negligence in the control it by the any government officer takes other general steps to promote human rights in the country. So it makes sure that if there is any violation of the human rights, so in that case अगर गवर्नमेंट नेग्लिजेंस है तो ये उस केस को भी देखती है, ठीक है. अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है और उसने कोई ऐसी हरकतें करी है कि जहाँ पे उससे ये गलती हुई है कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो गया उसकी नेग्लिजेंस की वजह से, तो ये ऐसे केसेस को भी देखती है. ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है. कमीशन रिप्रेजेंट इट्स फाइंडिंग एंड रिकमेंडेशन टू द गवर्नमेंट और इंटरवीन इन द कोर्ट ऑन द बिहाफ ऑफ द विक्टिम. ये किसको प्रेजेंट करती है अपनी रिकमेंडेशन फाइंडिंग्स टू द गवर्नमेंट कि ये इंप्रूवमेंट के लिए, फॉर द इंप्रूवमेंट, ठीक है. Apart from it, it has wide-ranging powers to carry out its inquiry. Like any court, it can summon witness, question any government official, demand any official paper, visit any prison for inspection, or send its own team for on-spot inquiry. इतनी सारी पावर है इसकी. We'll see question number 47. It says, which of the following body assists the cabinet as a team and includes senior civil servants who coordinate the working of different ministers? Now, अगर आप सीनियर ऑफिसर बन जाओगे, आईएएस बनोगे और सीनियर पोजीशन पे बनोगे, तो आप सीनियर पोजीशन पे पहुंच करके यू कैन बी अ व्हाट, कैबिनेट सेक्रेटरीट का पार्ट बन सकते हो, ठीक है. आप जनरल सेक्रेटरी बन सकते हो वहाँ पे, आप कैबिनेट सेक्रेटरी बन सकते हो, ठीक है. नाउ सी, एवरी मिनिस्टर हैज सेक्रेटरीट हु आर सिविल सर्वेंट्स. दीज सेक्रेटरीज प्रोवाइड द नेसेसरी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन टू मिनिस्टर्स टू टेक डिसीजंस. तो आप नोट लिख के दोगे किसको, पॉलिटिकल पार्टीज को, कि जी सर ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो स्कीम थी उसमें हमने क्या क्या कर लिया, क्या क्या होना चाहिए, अभी तक हमारी क्या अचीवमेंट रही है. उन्होंने पूछा या कोई क्वेश्चन आया तो आपने फटाफट नोट लिख के दिए, वो पढ़ेगा और वही चीज़ वो पार्लियामेंट में बोलेगा, ठीक है. दे ऑल्सो कोऑर्डिनेट विद दी वर्किंग ऑफ द डिफरेंट मिनिस्ट्रीज. क्वेश्चन नंबर 48. इट सेज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट? पार्लियामेंट इज द प्राइमरी अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉज इन इंडिया. प्राइमरी अथॉरिटी है. जुडिशरी इज द हाईएस्ट फोरम ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट ऑन पब्लिक इश्यूज एंड नेशनल पॉलिसी इन इंडिया. अब देखो यही है, जुडिशरी नहीं हो सकती, पार्लियामेंट है जहाँ पे लॉज बन रहे हैं. तो इसीलिए वो जो चेक्स एंड बैलेंस वाली बात की थी हमने, अगर मान लो जुडिशरी ये काम करने लग गई तो वो कहीं ना कहीं जुडिशियल ओवर रीच हो जाएगा, ये है ना. पता चला एक लॉ, एक केस गया रिलेटेड टू एनी लॉ, अब जुडिशरी वहाँ पे ये डिस्कस कर रही है कि आप ये डालो. उसने इंस्ट्रक्ट कर दिया पार्लियामेंट को और लेजिस्लेचर या गवर्नमेंट को कि भाई ये जो लॉ है उसमें आप पूरी लॉ उन्होंने लिख दी कि ऐसे अनलेस अंटिल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट अ कमीशन फॉर द रिकमेंडेशंस, ठीक है. अगर गवर्नमेंट एक कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट कर रही है टू सीक द रिकमेंडेशन, देन इट इज़ फेयर एनफ. अभी जैसे एक बहुत बड़ा वो हो गया था अंडर आर्टिकल 47, कंप्लीट जस्टिस करके एक चीज़ है. तो अंडर कंप्लीट जस्टिस जुडिशरी ट्राइज टू इंटरवीन इनटू द लॉज एंड द गवर्नेंस सेक्शन. तो ये ना अभी आजकल डिबेट में है ये सारी चीज़ें, तो इसके बारे में आप पढ़ लेना, ये मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है मेंस पर्सपेक्टिव से, ठीक है. नाउ सो पार्लियामेंट इज द प्राइमरी, यस, बट जुडिशरी नॉट. सो ओनली ए इज द राइट आंसर, बिकॉज दे डिसाइड द लीगल डिस्प्यूट, जुडिशरी, नॉट द पब्लिक पॉलिसी डिबेट. तो वो कहाँ पे होती है, पार्लियामेंट में, ये लेजिस्लेटिव बॉडीज जो भी है ये पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे वहाँ पे होती है, नॉट इन द कोर्ट. कोर्ट कैन इंटरवीन ओनली व्हेन अ लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज इज इन्वॉल्व. क्वेश्चन नंबर 49. इट सेज, with reference to the Constitution of India, consider the following. Now, the Chief Election Commission is accountable and answerable to the President of India. भाई ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, पहले तो इंडिपेंडेंट है, ठीक है. इसको फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना है इंडिया में. इट एंश्योर्स दी कंसिडर्स, और यू कैन से कि इट कंसिडर्ड एज दी बुलवर्क ऑफ द डेमोक्रेसी, है ना. ये जो डेमोक्रेसी के जो पिलर्स हैं ये तो उनके पार्ट ही है ना. तो ये आंसरेबल होने लग गया और अकाउंटेबल होने लग गया प्रेसिडेंट को. तो प्रेसिडेंट इन पार्लियामेंट्री ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहीं ना कहीं कैसे काम करता है, एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. तो गवर्नमेंट, प्रेजेंट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ द डे है, वो प्रेसिडेंट को बोलेगी
कि भाई कि आप इनको ऐसे बोलो फंक्शन करने के लिए, फिर अगर ये अकाउंटेबल है प्रेसिडेंट के, तो कहीं ना कहीं जो कॉन्सेप्ट है फ्री एंड फेयर इलेक्शन का, वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, है ना। तो इसलिए स्टेटमेंट 1 नॉट करेक्ट और एसेशन ए नॉट करेक्ट। द चीफ इलेक्शन कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये तो होता है, लेकिन जो रीज़न दे रहे हैं इस चीज़ के लिए वो रीज़न नहीं है, क्योंकि ये एसेशन ही अपने आप में गलत है। सो डी, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। विल सी द लास्ट क्वेश्चन। During the general election in India, the model code of conduct is implemented by which of the following authority? Very easy, Election Commission of India. So once the election schedule is announced, तो election schedule announce होने के बाद में Election Commission of India enforces the model code of conduct across union government, state government, political parties, candidates, government employees involved in the election process। और हमने शायद वो भी ऊपर भी देखा था कि जो भी गवर्नमेंट मशीनरी है वो इलेक्शन कमीशन के अंडर में आ जाती है, विद इन द कंट्रोल, बिकॉज अंडर आर्टिकल 324 election commission has to perform, direct, ensure, supervise the conduct of the election in a free and fair manner। ठीक है। Election commission has the power to issue notice for the violation, order transfer of the officials, restrict announcement of the new policies and ensure a level playing field during election, the part of the free and the fair election process। okay, so how I hope कि आपको चीज़ें समझ में आई हो और आपने ठीक से क्वेश्चन अटेम्प्ट भी किए हो अपने लेवल पे। नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में विल डिस्कस टेस्ट 2। सिलेबस जो है वो ब्रोशर में दिया हुआ है, एक बार ब्रोशर डाउनलोड करके वहाँ से देख लो। ओके, थैंक यू।